नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी ज्योग्राफी यूनिवर्सल ज्योग्राफी क्लब में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि में, उसमें हम चर्चा करेंगे जनसंख्या वृद्धि की संकल्पना और जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। जनसंख्या वृद्धि की सामान्य संकल्पना यानी कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ। तो देखिए, किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। इसका अर्थ है कि हम कोई एक निश्चित क्षेत्र लेंगे, उसमें हम एक निश्चित समय की अवधि लेंगे और देखेंगे कि वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या में अगर कोई परिवर्तन या बदलाव होता है तो उसे हम जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। इस दौरान वहां की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी वहां की जनसंख्या बढ़ सकती है। इसे हम धनात्मक परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा वहां की जनसंख्या घट भी सकती है, जिसे हम ऋणात्मक परिवर्तन कहते हैं। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और यह परिवर्तन अनेक सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथ्यों का सूचक होता है। आप देखिए स्टूडेंट्स, हमने बताया कि किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय के दौरान जो लोगों की संख्या में परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसमें जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या घट भी सकती है। और जनसंख्या की यह जो वृद्धि है, यह वहाँ के समाज, वहाँ के आर्थिक पृष्ठभूमि और वहाँ के ऐतिहासिक आंकड़ों को दर्शाती है कि वहाँ का आर्थिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, वहाँ के समाज की क्या दशा और दिशा है। अब देखते हैं जनसंख्या भूगोल के अनुसार जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है। वास्तव में हम जानते हैं कि जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखते हैं परिभाषा। दो समय अवधियों के बीच, कोई भी दो समय अवधि हो सकती है, किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी ये परिभाषा हमारी सामान्य परिभाषा से मिलती जुलती है। किन्हीं दो समय अवधियों के बीच किसी विशेष क्षेत्र में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसे। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2019 में किसी क्षेत्र की जनसंख्या अगर 3 लाख थी और 2020 में यानी कि 1 साल बाद वो जनसंख्या 5 लाख हो जाती है, तो 1 वर्ष में वहाँ की जनसंख्या वृद्धि 2 लाख होगी। तो हमने एक क्षेत्र भी ले लिया, हमने समय अवधि भी ले ली 2019 से 2020 1 वर्ष, और वहाँ जनसंख्या 2 लाख बढ़ गई। इसी को हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। इसे हम प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं। उदाहरण लेते हैं भारत का। अगर हम भारत का उदाहरण लें तो भारत में सन 2001 में जनसंख्या 102 करोड़ थी, 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई। इस प्रकार भारत की जनसंख्या में 10 वर्षों में लगभग 19 करोड़ की वृद्धि हुई। इसी वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने दो समय अवधियों की बात की थी, तो हमने 2001 से 2011 तक 10 वर्ष की समय अवधि ले ली। किसी क्षेत्र विशेष की बात की थी तो हम इसमें कोई राज्य, कोई जिला भी ले सकते हैं। हमने अपने देश भारत का उदाहरण लिया है। और जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ है? 19 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसी वृद्धि को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। बात करते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की। तो प्राकृतिक वृद्धि के अंतर्गत क्या होता है? किन्हीं दो समय अवधियों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में जन्म और मृत्यु दर के अंतर से होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी जो ऊपर कही गई बातें थी कि दो समय अवधियां होगी, विशेष क्षेत्र होगा, ये तो जनसंख्या वृद्धि होती है। लेकिन इसमें हमने खास बात क्या ली है? जन्म और मृत्यु के अंतर से होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। प्राकृतिक वृद्धि निकालने के लिए हम किसी क्षेत्र के जन्म लेने वाले लोगों की संख्या और मरने वाले लोगों की संख्या का अंतर निकालते हैं, और जो हमें अंतर प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि। यह जनसंख्या परिवर्तन के दो कारकों जन्म और मृत्यु पर निर्भर करती है, क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं: जन्म,
मृत्यु और प्रवास। लेकिन जो प्राकृतिक वृद्धि है वो जन्म और मृत्यु के अंतर के द्वारा प्राप्त की जाती है। प्राकृतिक वृद्धि के बाद बात करते हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि के अंतर्गत क्या होता है, देखिए, वास्तविक वृद्धि प्राप्त करने के लिए जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारकों जन्म, मृत्यु व प्रवास को शामिल करके गणना की जाती है, जो कि निम्न प्रकार से प्राप्त किया जाता है। वास्तविक वृद्धि प्राप्त करने के लिए हम जन्म और उसके अंदर जोड़ते हैं आप्रवास और उसमें से मृत्यु और उत्प्रवास को घटा देते हैं। तो समझते हैं ये क्या है। जन्म का अर्थ है उस क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या। आप्रवास का मतलब है उस क्षेत्र में बाहर से आकर बसने वाले लोगों की संख्या। मृत्यु से अभिप्राय है उस क्षेत्र में उस समय अवधि के दौरान मरने वालों की संख्या। और उत्प्रवास का अर्थ है वो लोग जो उस क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जाकर बस गए। तो जन्म और आप्रवास से तो उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है और उसमें से हम मरने वालों और बाहर जाने वालों की संख्या है वो घटा देते हैं। इस प्रकार जो हमें गणना प्राप्त होती है उसे हम वास्तविक वृद्धि कहते हैं। वास्तविक वृद्धि 2 प्रकार की होती है, ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो बारी बारी से इनको देखेंगे। तो चलते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि की ओर। धनात्मक वृद्धि के अंदर क्या होता है, जब जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों से अधिक हो। जब जन्म लेने वालों की संख्या मरने वाले से अधिक हो या बाहर से लोग आकर उस क्षेत्र में बस जाएं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम क्या करेंगे, जन्म और उसमें बाहर से आने वाले आप्रवासियों को जोड़ते हैं। उसमें से हम मरने वालों की संख्या और उत्प्रवास जो कि बाहर चले गए हैं वो संख्या घटा देते हैं। ये गणना करने के बाद अगर हमारा मान धनात्मक आता है, यानी हमारी जो गणना है वो प्लस में आती है, तब हम कहेंगे कि जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि हुई है और इससे जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। कैसे, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में 100 लोगों ने किसी समय अवधि में जन्म लिया और वहां 20 लोगों ने आप्रवास किया, यानी 20 लोग बाहर से आकर बस गए। तो वहां बढ़ोतरी हो गई 120। 80 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 लोग उस क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले गए। यानी आप देखिए कि बढ़ने वाले लोगों की संख्या 120 थी, मरने और बाहर जाने वाले लोगों की संख्या 110 थी। तो कुल मिलाकर अगर हम गणना करें तो वहां पर 10 लोगों की संख्या है वो बढ़ी है। तो जब संख्या बढ़ती है तो उसे हम जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। बात करें ऋणात्मक वृद्धि की, तो ऋणात्मक वृद्धि में क्या होता है, देखिए, जब मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों से अधिक हो। दोबारा देखिए, जब मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों से अधिक हो या लोग अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर जाए। प्रवास का मतलब अन्य क्षेत्रों में चले जाए। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जन्म प्लस आप्रवास, यानी जन्म लेने वालों की संख्या और आप्रवास का मतलब है बाहर से आने वालों की संख्या। और इसमें से हम मरने वालों की संख्या और उत्प्रवास यानी बाहर जाने वाले लोगों की संख्या घटा देते हैं। अगर हमें ऋणात्मक मान यानी जो जनगणना है, जो जनसंख्या है, वो अगर माइनस में प्राप्त होती है तो हम कहेंगे कि जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई है और इससे उस क्षेत्र की जनसंख्या घटती है। आइए हम इस उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में 100 लोगों ने जन्म लिया और 20 लोगों ने आप्रवास यानी 20 लोग बाहर से आकर बस गए। तो हम देखते हैं कि उस क्षेत्र की जनसंख्या में 120 की बढ़ोतरी हो गई, लेकिन 1 से 10 लोगों की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और 15 लोग उत्प्रवास कर जाते हैं, यानी उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं। तो आप देखिए बढ़ोतरी 120 की हुई और मृत्यु और उत्प्रवास से वहां 125 लोग कम हो गए। यानी जो हमारा आंसर आता है वो आता है -5, यानी 5 लोगों की संख्या उस जनसंख्या में से कम हो गई। तो ऐसी वृद्धि को हम ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक,
तो जनसंख्या परिवर्तन के घटकों को आप देखें तो 3 घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये 3 घटक हैं जो जनसंख्या में बदलाव लेकर आते हैं। जन्म के अंतर्गत हम अशोधित जन्म दर की गणना करते हैं, मृत्यु के अंतर्गत हम अशोधित मृत्यु दर की गणना करते हैं, और प्रवास के अंतर्गत हम अप्रवास और उत्प्रवास है उसकी गणना करते हैं। और इन घटकों की गणना से हमें पता लगता है कि किस क्षेत्र में जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ है। आइए इन घटकों को बारी बारी से समझते हैं। जन्म, जिसके अंतर्गत हम गणना करते हैं अशोधित जन्म दर की। देखिए, इस घटक के अंतर्गत जनसंख्या परिवर्तन का पता करने के लिए अशोधित जन्म दर निकाली जाती है, जिसका सूत्र इस प्रकार से है। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। CBR, यानी इसे क्रूड बर्थ रेट भी कहते हैं। क्रूड बर्थ रेट यानी अशोधित जन्म दर। और इसे निकालने के लिए जो सूत्र लिखा गया आप देख सकते हैं, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी हमने जो भी समय अवधि ली है, मान लीजिए हमने 1 वर्ष की समय अवधि ली है, तो हम देखेंगे 1 वर्ष में स्त्रियों ने कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया है। यानी जन्म तो काफ़ी बच्चों को दिया होगा, लेकिन उनमें से जो बच्चे मर जाते हैं उन्हें इसमें नहीं गिना जाता, केवल जीवित जन्मे बच्चों को गिना जाता है। बटा में, यानी उसको भाग देते हैं किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या, यानी उस वर्ष की अनुमानित जनसंख्या, और गुणा में 1000। इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होगा वो मिलेगा अशोधित जन्म दर। देखिए उदाहरण के तौर पे CBR, क्रूड बर्थ रेट, B डिवाइडेड बाई P। यहाँ B का मतलब है बर्थ और P का मतलब है पॉपुलेशन। और यहाँ देखना है कि बर्थ का मतलब सिर्फ बर्थ नहीं है, बर्थ में हमें जो जीवित जन्मे बच्चे हैं केवल उनको लेना होता है और उसे उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं और गुणा में कर देते हैं 1000। जैसे हम भारत की बात करें तो 2011 में जो भारत की CBR थी वो थी 21.8 प्रति 1000, यानी 1000 की कुल जनसंख्या जो स्त्रियों की जनसंख्या थी उन्होंने 21.8 जीवित बच्चों को जन्म दिया। यानी वर्ष 2011 में 1000 महिलाओं ने 21.8 जीवित बच्चों को जन्म दिया। तो ये है अशोधित जन्म दर। आइए अब समझते हैं मृत्यु के बारे में, यानी अशोधित मृत्यु दर, और इससे ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस घटक के अंतर्गत जनसंख्या परिवर्तन का पता करने के लिए अशोधित मृत्यु दर निकाली जाती है। यानी मृत्यु से जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है उसे पता करने के लिए हम अशोधित मृत्यु दर की गणना करते हैं, जिसका सूत्र इस प्रकार से है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। कुछ बच्चों को ये बात हो सकता है समझ में ना आ रही हो, ध्यान दें। अशोधित मृत्यु दर तो हमें निकालनी है, और जब भी जनसंख्या की गणना होती है तो एक विशेष क्षेत्र को लेते हैं और कोई विशेष समय लेते हैं। तो ये बातें तो सभी आपको पता ही है। और गणना कैसे की जाती है? प्रति 1000 जनसंख्या में से मरने वालों की संख्या हम निकालते हैं। तो गणना का सूत्र देखिए, अशोधित मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में मरने वालों की संख्या बटा उस वर्ष में अनुमानित जनसंख्या गुणा में 1000। यानी मरने वालों की संख्या हम ऊपर लिखेंगे, कुल जनसंख्या हम नीचे लिखेंगे और उसे 1000 से हम गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगी CDR, यानी क्रूड डेथ रेट। देखिए इसको एक बार फिर समझते हैं। CDR निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा D डिवाइडेड बाई P गुणा में 1000। D का मतलब डेथ, यानी किसी क्षेत्र में जो कोई भी समय दिया गया है जिसकी हमें गणना करनी है
उस समय में डी का मतलब है डेथ यानी मरने वालों की संख्या, और उसे हम कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, गुणा में कर देंगे 1000। यानी भारत का अगर हम देखें 2011 का CDR तो वो था 7.1 प्रति 1000, यानी 1000 लोगों के पीछे वर्ष 2011 में मरने वालों की संख्या 7.1 थी। प्रवास जो कि जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा घटक है। इसमें देखिए, लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की घटना को प्रवास कहते हैं। यानी जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहां बस जाते हैं, उस घटना को प्रवास कहते हैं। इसके अंतर्गत लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी, अस्थायी या मौसमी अवधि के लिए जाते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि लोग एक जगह पर जाकर बसें। अगर वो एक जगह पर जाकर सदा के लिए बस जाते हैं तो वो स्थायी प्रवास कहलाएगा। अगर वो कुछ समय के बाद वापस आ जाते हैं तो ऐसे प्रवास को अस्थायी प्रवास कहते हैं। और कभी कभी किसी मौसम विशेष में कुछ लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे ही वो मौसम या वो काम की समय अवधि खत्म होती है तो वो लोग वापस अपने घरों के ओर आ जाते हैं। ऐसे प्रवास को मौसमी प्रवास कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार का होता है। अब प्रवास से जुड़ी दो मुख्य बातें। उद्गम स्थान। उद्गम स्थान का मतलब जिस स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं उस स्थान को उद्गम स्थान कहते हैं। एक बार हम एक पॉइंट और समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। दूसरा है गंतव्य स्थान या आगमन स्थान। जहां पर लोग आकर बसते हैं उस स्थान को आगमन स्थान या गंतव्य स्थान कहते हैं। हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम भारत से किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो भारत है उसे हम उद्गम स्थान कहेंगे, और जिस स्थान पर हम पहुंचेंगे, जहां हम जा रहे हैं उस स्थान को हम गंतव्य स्थान या आगमन स्थान कहते हैं। आप खुद भी एक दो एग्जाम्पल खुद से इसके बना के देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर इस बारे में अपनी क्वेरी है वो हल करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्थान परिवर्तन के आधार पर प्रवास के प्रकार। यानी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके आधार पर प्रवास कितने प्रकार का है। तो यह पॉइंट्स हम पहले कर चुके हैं। देखिए, आप्रवास, जो लोग नए स्थान पर आकर बसते हैं। जो लोग नए स्थान पर आकर बसते हैं तो नए स्थान पर बसे उन लोगों को आप्रवासी कहा जाता है तथा इस घटना को आप्रवास कहा जाता है। इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि बाहर से कोई व्यक्ति आया है और अगर वो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके शहर में आकर बस गया है तो उस व्यक्ति को आप्रवासी और इस घटना को आप्रवास कहते हैं। दूसरा टाइप इसमें है उत्प्रवास। जो लोग किसी स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाते हैं तो उनके द्वारा स्थान छोड़ने की इस घटना को उत्प्रवास कहा जाता है और ऐसे लोगों को उत्प्रवासी कहा जाता है। सीधा सा अर्थ है, अभी हम जो उदाहरण ले रहे थे उसे दोबारा समझते हैं। अगर भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका में जाता है तो भारत से उसका उत्प्रवास होगा क्योंकि उसने उस स्थान को छोड़ा है, और अमेरिका में उसका आप्रवास होगा क्योंकि वो उसका नया स्थान है जहां पर जाकर वो बस गया है। प्रवास के एक और प्रकार की बात करें तो दिशा के आधार पर प्रवास के प्रकार। तो दिशा के आधार पर प्रवास 4 प्रकार का होता है। गांव से गांव की ओर अगर कोई व्यक्ति जाता है, बसता है, तो उसे गांव से गांव की ओर प्रवास कहा जाएगा। अगला होता है गांव से नगर की ओर प्रवास। इसके अलावा नगर से गांव की ओर भी प्रवास होता है। और चौथा होता है नगर से नगर की ओर प्रवास। अमूमन देखा जाता है कि सुविधाओं के अभाव में गांव से नगर की ओर प्रवास है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नगर से गांव की ओर प्रवास की संभावना बहुत कम होती है। गांव से गांव की ओर प्रवास भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग करते हैं, लेकिन यह भी बहुत कम और अस्थायी होता है। लेकिन गांव से नगर की ओर प्रवास है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है, जो कि लोग रोजगार या अन्य सुविधाओं के लिए करते हैं।